नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास को समाप्त किया था। प्राचीन भारतीय इतिहास का मेजर टेस्ट हुआ था कल। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास शुरू करने वाले हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की आज की पहली क्लास में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर सल्तनत काल के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य संगठन, भू राजस्व और एकता व्यवस्था के बारे में। तो करते हैं शुरू आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास को। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत को। तो पहला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन किया। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन सा था जिसने अपने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन शुरू किया? तो वह सुल्तान था बलबन। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। बलबन ने अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति पर किया। उसने अपने दरबार में सिजदा तथा पायपोस जैसी प्रथाएं शुरू की जिन्हें गैर इस्लामी माना जाता था। इन्होंने फारसी परंपरा पर आधारित नवरोज नामक त्योहार का भी प्रचलन प्रारंभ किया। वह स्वयं को अफरासियाब का वंशज बताता था तथा अपने पुत्रों तथा पोत्रों का नामकरण फारसी नाम के आधार पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्की अमीरों का समूह क्या कहलाता है? तो इल्तुतमिश के द्वारा जो तुर्की अमीरों का जो समूह गठित किया था इसे चहलगामी कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। इल्तुतमिश ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए 40 गुलामों के एक गुट की स्थापना की। इस गुट के सारे सदस्य पूर्ण रूप से सुल्तान के नियंत्रण में थे। वह सुल्तान के प्रति स्वामी भक्त थे। इन्हें ऊंचे ऊंचे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया। इस दल को तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन उलेमाओं की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? तो कौन सा सुल्तान था जो उलेमाओं की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इसने घोषणा की कि अपनी सरकार के राजनीतिक हित के लिए मैं बिना उलेमाओं के परामर्श के भी कार्य करूंगा। मैं जानता हूं कि यह वेद है अथवा अवैध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में स्थायी सैन्य व्यवस्था किसने लागू की थी? तो दिल्ली सल्तनत में स्थायी सैन्य व्यवस्था लागू करने वाले जो सुल्तान थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में सैन्य व्यवस्था की नींव इल्तुतमिश ने डाली थी। उसके समय सेना को हस में कल्ब कहा जाता था। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज का गठन किया था। तो दीवान ए अर्ज का गठन करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? पहला जो शासक था वह था बलबन। दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना का गठन करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। तो स्थायी सेना का गठन करने वाला जो पहला सुल्तान था वह अलाउद्दीन खिलजी था और सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज का गठन करने वाला पहला जो सल्तनत का शासक था वह था बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के काल में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि नाप के लिए किस शासक के समय किया जाता था? तो मसाहत शब्द का जो प्रयोग जो भूमि नाप के लिए किया जाता था यह किया जाता था अलाउद्दीन खिलजी के समय। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। सल्तनत काल के सल्तनत काल के पहला शासक इल्तुतमिश था जिसने खालसा पद्धति के स्थान पर बंटाई प्रथा को सबसे पहले लागू किया था। तो खालसा पद्धति के स्थान पर बंटाई प्रथा को लागू करने वाला जो पहला शासक था वह इल्तुतमिश था। इसके बाद मसाहत है जिसके तहत भूमि की पैदाइश कराकर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राजस्व की वसूली की जाती थी वो लागू की गई। गयासुद्दीन तुगलक ने इस पद्धति को छोड़कर बंटाई पद्धति अर्थात नस्क का पुनः प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजीजुद्दीन किरमानी की दलायत फिरोज शाही रचना है। तो अजीजुद्दीन किरमानी की जो रचना है दलायत फिरोज शाही यह रचना किस पर लिखी गई है? तो यह रचना है ज्योतिष से संबंधित। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिरोज शाह तुगलक के समय अजीजुद्दीन किरमानी ने संस्कृत के ग्रंथों का दलाइल फिरोज शाही के नाम से फारसी में अनुवाद किया जो जो ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? तो सैयद उस सलातीन की उपाधि धारण करने वाले जो शासक थे वह थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने ग्रंथ फुतुहात फिरोज शाही में लिखा है कि अमीर उल मोमिनीन के दरबार में मेरी अधीनता की स्वीकृति पत्र में मुझे सैयद उल सलातीन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कज्जर शाह किस सल्तनत शासक का एक टकसाल अधिकारी था? तो कज्जर शाह कौन से सल्तनत शासक का एक टकसाल अधिकारी था? तो यह था फिरोज शाह तुगलक का। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट है।
कर्ज शाह फिरोज शाह तुगलक के समय टकसाल अधिकारी था। ठक्कर पेरू अलाउद्दीन खिलजी के समय का टकसाल अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने हर के सर्ब नामक सिंचाई कर्ज लगाया था। तो फिरोज शाह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने हर के सर्ब नामक सिंचाई कर्ज लगाया था, जो कुल उपज का कितना प्रतिशत था? तो यह कुल उपज का जो 1/10% होता था। फिरोज शाह तुगलक हर हा बे सर्ब कर लगाने वाला प्रथम शासक था। इसकी दर उपज की 1/10 रखी गई। फिरोज शाह तुगलक को सिंचाई कृषि कर से 2 लाख टन का वार्षिक आय होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा को आरंभ किया था? तो कौन से शासक थे जिन्होंने सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा आरंभ की? तो ये की थी इल्तुतमिश ने। एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेल्सन राइट के अनुसार इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा शुरू की थी। इसने चांदी का टंका तथा तांबे का जितल चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल की सेना मंगोलों की दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित थी जिसमें खान जो सर्वोच्च सैन्य अधिकारी थे, जबकि निम्नतम अधिकारी सरखेल थे। एक सरखेल के जिम्मे में होते थे। तो एक सरखेल के जिम्मे में जो 10 अश्वारोही सिपाही होते थे, 10 अश्वारोही सिपाही का जो अधिकारी होता था उसे सरखेल कहा जाता था। सरखेल 10 घुड़सवारों की टुकड़ी, सिपह सलार के अंदर 10 सरखेल होते थे, अर्थात सिपह सलार के अंदर 100 घुड़सवार होंगे, और अमीर के अंदर 10 सिपह सलार अर्थात 100 सरखेल, या यूं कहेंगे 1000 घुड़सवारों की टुकड़ी होती थी। मलिक के अंतर्गत अधीन 10 सिपह सलार होते थे और खान के अधीन जो 10 मलिक होते थे। सल्तनत काल में 10,000 सैनिकों की टुकड़ी के नायक को अमीर ए तुमन कहा जाता था। तो 10,000 सैनिकों के टुकड़ी के जो नायक होता था उसे अमीर ए तुमन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में सैन्य व्यवस्था से संबंधित दीवान ए अर्ज विभाग का गठन किसने किया? तो दीवान ए अर्ज विभाग का गठन बलबन ने किया था, ये हमने शुरुआत में ही देखा था। तो दीवान ए अर्ज विभाग का जो गठन किया था, यह किया था बलबन के द्वारा। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक बलबन ने सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की। सर्वप्रथम बलबन ने ही तत्पर सेना रखने की शुरुआत की। बलबन ने इमादुल मुल्क को दीवान ए आरिज सैन्य मंत्री नियुक्त किया तथा उसे रावत ए अर्ज की उपाधि दी। दीवान ए अर्ज विभाग का मुख्य कार्य सैन्य भर्ती, सेना को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करना व वेतन वितरण आदि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलबन को नाइब मुमालिकात का पद किसने प्रदान किया? तो बलबन को जो नाइब मुमालिकात का जो पद प्रदान किया था, यह क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद ने। बलबन के अगर हम उत्कर्ष की बात करें तो इल्तुतमिश के समय जो बलबन है जो खासदार अर्थात सुल्तान का अंगरक्षक के पद पर था। रजिया के समय अमीर शिकार के पद पर था। बहराम शाह के समय अमीर आखुर और रेवाड़ी की जागीर का जागीरदार था। मसूद शाह के समय अमीर हाजिब और हांसी की सूबेदारी दी गई। नसरुद्दीन मोहम्मद ने नाइब ममालिकात और उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवान ए वक्फ विभाग का निर्माण किस सुल्तान ने शुरू किया था? तो दीवान ए वक्फ विभाग का निर्माण जो किया था वो क्या था? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दीवान ए वक्फ जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित एक विभाग था जो विजारत का ही एक भाग था। इस विभाग का कार्य कार्य व्यय के कागजात की देखभाल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में व्यापारी वर्ग पर कठोर नियंत्रण कौन सा अधिकारी रखता था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय व्यापारी वर्ग पर जो कठोर नियंत्रण रखने वाला जो अधिकारी था, उस अधिकारी को दीवान ए रियासत कहा जाता था। दीवान ए रियासत बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इस पद पर पहली नियुक्ति मलिक ए याकूब की हुई थी। दीवान ए रियासत का कार्य व्यापार पर नियंत्रण रखना और आर्थिक नियमों को लागू करवाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाजी मौला के खिलाफ किस शासक ने विद्रोह किया था? तो हाजी मौला के खिलाफ जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विद्रोह किया गया था। हाजी मौला दिल्ली में इल्तुतमिश के एक वंशज अलवी शहजादा को दिल्ली का सुल्तान बनाना चाहता था। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने इसका कत्ल करवा दिया। नोट, सिद्दी मौला की घटना जलालुद्दीन खिलजी के समय हुई थी। यह एक चिश्ती संप्रदाय सूफी संत था जो सुल्तान
जो सुल्तान बनना चाहता था। बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने इसको हाथियों के पैरों के तले कुचला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का इक़्तिदार था? तो इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले जो बदायूं का इक़्तिदार था। एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। इल्तुतमिश शासक बनने से पूर्व बदायूं का इक़्तिदार था। रेवटी के अनुसार बदायूं का इक़्तिदार दिल्ली सल्तनत की ऊंची इक़्ताओं में से एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किस शासक के शासनकाल में आया था? तो जो चंगेज खान है भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण करने पहुंचा था। यह पहुंच गया था इल्तुतमिश के समय में। दो नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल ने ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर आ पहुंचा। लेकिन इल्तुतमिश के द्वारा मंगबरनी को सहायता देने से इनकार कर दिए जाने से मंगोल आक्रमण का खतरा टल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके दासों ने स्वयं को क्या कहना शुरू किया था? तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके जो दास थे उन्होंने स्वयं को सुल्तानी कहा। तीन नंबर ऑप्शन इसका राइट है। ताजिक गैर तुर्क विदेशी अमीर अमीर जो मंगोल आक्रमण के भय से भारत आए विद्वान वर्ग था। ख्वाजतास जो यह एक स्वामी के ही दास थे। सुल्तानी इल्तुतमिश के मरने के बाद उसके दास स्वयं को सुल्तानी बुलाते थे। और तुर्कान चहलगामी इल्तुतमिश के द्वारा 40 तुर्की गुलामों का जो दल था इसे तुर्कान चहलगामी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमद अयाज किसका वजीर था? तो अहमद अयाज जो ये मोहम्मद बिन तुगलक का जो वजीर था। तो अहमद अयाज एमबीटी का तुगलक था। एक नंबर ऑप्शन। सल्तनत काल के प्रमुख वजीर। सल्तनत काल के अगर हम प्रमुख वजीरों की बात की जाए तो इसमें सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद जुनैदी का। मोहम्मद जुनैदी यह इल्तुतमिश का वजीर था। ख्वाजा मुजुबुद्दीन यह रजिया सुल्तान का वजीर था। ख्वाजा हसन बसरी यह बलबन के समय वजीर था। ख्वाजा खातिर जो जलालुद्दीन खिलजी के समय वजीर था। अहमद अयाज जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय का वजीर था। जो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय वजीर के पद पर रहने वाला व्यक्ति था। तो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय वजीर के पद पर रहने वाला व्यक्ति अहमद अयाज था। मियां बुआ या सिकंदर लोदी के समय वजीर के पद पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो दीवान ए मुस्तखराज विभाग की जो स्थापना की थी यह की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तीन नंबर ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया राजस्व की वसूली करने के लिए दीवान ए मुस्तखराज पद का गठन किया। सल्तनत कालीन प्रमुख विभागों की अगर बात की जाए तो उसमें पहला आता है दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज है जो सैन्य विभाग से का गठन बलबन ने किया था। दूसरा दीवान ए वकूफ जो व्यय की जान से संबंधित था। जलालुद्दीन खिलजी ने इस विभाग का गठन किया था। तीसरे नंबर पर आता है दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत है जो बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस विभाग का गठन किया था। दीवान ए अमीर को ही यह कृषि विभाग से संबंधित इस विभाग का गठन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवान ए बंदगान जो दासों से संबंधित इस विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और दीवान ए खैरात है जो दान विभाग से संबंधित था। और इस विभाग का जो गठन किया था वह किया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान जिसने अकाल संहिता बनाई। तो अकाल संहिता बनाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो वह था एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम अकाल संहिता का निर्माण किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि से संबंधित विभाग दीवान ए अमीर कोही का गठन किया था। इस विभाग का प्रमुख अमीर कोही था जिसका प्रमुख कार्य कृषि विकास हेतु सौंदर्य तकावी ऋण प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन किसने बंद किया? तो नगद वेतन के बदले जो इक्ता आवंटित की जाती थी इसे बंद किसने किया? तो इसे बंद किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्ता शब्द का अर्थ है तनख्वाह के बदले सैनिक को दिया जाने वाला भूदान। भारत में व्यवस्थित रूप से इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। बलबन ने इक्तादारों पर नियंत्रण तथा उनकी जांच के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की। अलाउद्दीन खिलजी ने छोटी इक्ता का आवंटन बंद करके सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने मुक्ता या वली के कार्यों में विभाजन करते हुए वली उल मुल्क खराज नामक पद का सर्जन किया जो केवल राजस्व वसूली का कार्य करता था।
मोहम्मद बिन तुगलक ने राजस्व वसूली का कार्य ठेका पर दे दिया, जिसे मुकाता या इजारेदारी कहा गया। फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता व्यवस्था को वंशानुगत बना दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने जो भूमि अनुदान स्वरूप प्रदान की, उसे वजह कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान भू राजस्व अनुदान को क्या कहा जाता था? तो दिल्ली सल्तनत के दौरान जो भू राजस्व अनुदान दिया जाता था, उसे मिल्क कहा जाता था। सल्तनत प्रशासन में विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदित भूमि के लिए उपयुक्त शब्द या पदवी मिल्क या मदद ए मास था। वक्फ जो यह धर्म तथा शिक्षा सेवा के आधार पर प्राप्त भूमि थी। मिल्क जो राज्य के द्वारा प्रदत्त संपत्ति थी। और इदरात जो पेंशन के रूप में प्राप्त भूमि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोआब की आर्थिक स्थिति के महत्व को सबसे पहले किसने समझा? तो दोआब की आर्थिक स्थिति के महत्व को सबसे पहले जो समझने वाले थे, वो थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा। इसने तत्कालीन भारत के सबसे संपन्न प्रदेश दोआब पर आर्थिक तथा प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए 2000 तक सैनिक नियुक्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्नी के अनुसार दिल्ली सल्तनत किस सुल्तान के समय न्याय व्यवस्था के कारण एक भेड़िया की एक भेड़ की तरफ नहीं देख सकता था? बर्नी ने कहा था कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान किस सुल्तान की बात की कि उस समय न्याय व्यवस्था के कारण एक भेड़िया भी एक भेड़ की तरफ नहीं देख सकता था। तो किस सुल्तान की यहाँ बात की गई है? यह बात की गई है जीटी गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की और इसी व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम गाजी की उपाधि धारण की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों की भलाई के लिए रस्म मियान पद्धति चलाई, जिसके तहत किसानों से उतना ही कर लिया जाता था जितना वे दे सकते थे। गयासुद्दीन तुगलक की न्याय व्यवस्था के बारे में बर्नी ने कहा कि गयासुद्दीन की न्याय व्यवस्था के कारण एक भेड़िया भी एक भेड़ की तरफ नहीं देख सकता है। गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। हालांकि सर्वाधिक नहरें का निर्माण करवाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक है। तो नहरों के निर्माण की शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक ने की थी और सर्वाधिक नहरें निर्माण करने वाला शासक था, वो था फिरोज शाह तुगलक। दक्षिणी भारत में सर्वप्रथम वारंगल को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला यह पहला शासक था और वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया गया था। इस जीत का श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है। गयासुद्दीन तुगलक अपने अंतिम विजय 1324 में बंगाल अभियान के समय की थी, लेकिन अहमद अयाज जो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक वजीर के पद पर रहा था, के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल गिर जाने के कारण अफगानपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसने निजामुद्दीन औलिया को खुसरो शाह द्वारा 5 लाख टंकों का हिसाब देने के लिए कहा था। उसे तब निजामुद्दीन औलिया ने उसे संदेश भेजा कि अभी दिल्ली दूर है, हुनूज दिल्ली दूरस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे तुर्की अमीर एतगिन को नियुक्त करने के लिए नायब मुमालिकात का पद बनाया था? तो यह पद किसने बनाया था? तो यह बनाया था बहराम शाह के द्वारा। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। वजीर के पद का सर्जन सर्वप्रथम इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। जुनैद को सर्वप्रथम इस पद पर नियुक्त किया गया। नायब मुमालिकात का पद सर्जन बहराम शाह के द्वारा किया गया था और एतगिन को सर्वप्रथम इस पद पर नियुक्त किया गया। आरिजे मुमालिक पद का सर्जन सर्वप्रथम बलबन के द्वारा किया गया। इस पद पर सर्वप्रथम इमाद उल मुल्क को सर्वप्रथम नियुक्त किया गया था। अहमद अहमद अयाज दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक वजीर के पद पर रहने वाला व्यक्ति था। वहीं खाने जहां तेलंगानी फिरोज शाह तुगलक के समय वजीर के पद पर रहा था और इसी की स्मृति में सर्वप्रथम अष्टभुजी ए मकबरे का निर्माण भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के समय रणथंबोर का शासक कौन था? तो इल्तुतमिश के समय रणथंबोर का जो शासक था, वह था वीर नारायण। इल्तुतमिश ने वीर नारायण पर आक्रमण किया, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो धोखे से दिल्ली बुलाकर हत्या कर दी तथा दाऊद खां को रणथंबोर का प्रशासक नियुक्त किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात वाघभट ने दाऊद खां की हत्या कर वापस रणथंबोर पर अधिकार कर लिया था। इल्तुतमिश के समय जालोर का शासक उदय सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के समय किसने अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर हमला कर दिया तथा सुल्तान को मृत समझकर स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया था? तो वह कौन थे? तो वह थे अख्त खां। अख्त खां ने
जब अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर अभियान किया, उस समय अलाउद्दीन खिलजी पर हमला किया और सुल्तान को मृत समझकर स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया था। तो वह कौन थे? तो वह थे अख्त खां। रणथंबोर का अभियान अलाउद्दीन के लिए अपशगुन सिद्ध हुआ, क्योंकि इस अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को 3 विद्रोह का सामना करना पड़ा। प्रथम, अख्त खान ने अलाउद्दीन खिलजी को मारकर शासक बनने का प्रयास किया। दूसरा, उमर और मंगू खान के विद्रोह का, तथा तीसरा हाजी मौला ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जफर खान दिल्ली सल्तनत के लिए किस शासक का सेनापति था? तो जफर का जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, जिसमें सर्वप्रथम कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा दाऊद खां के नेतृत्व में, तीसरा सालदी, चौथा कुतलुग, पांचवा तारगी, छठा अली बेग और सातवां कब्बक और इकबाल के नेतृत्व में हुए थे। मंगोलों के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी का जफर का सेनानायक लड़ता हुआ मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बनने के बाद निम्नलिखित में से किसको अल्प खां की उपाधि प्रदान की थी? तो अल्प खां की जो उपाधि प्रदान की थी, यह की थी संजर को। संजर है जो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। संजर को है जो अल्प खां की उपाधि प्रदान की थी। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अलमास बेग को उलुग खां, नसरत जलसेरी को नुसरत खां, यूसुफ हिजरुद्दीन को जफर खां तथा संजर को अल्प खां की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहराम शाह के शासनकाल में किसके नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया? तो बहराम शाह के शासनकाल के समय मंगोलों ने जो भारत पर आक्रमण किया, यह किया था तायर के नेतृत्व में। 1241 ईस्वी में मंगोल तायर बहादुर ने लाहौर पर आक्रमण किया तथा लाहौर को बर्बाद कर दिया। मंगोलों के द्वारा लाहौर का पतन बहादुर शाह के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान की माता विद्वानों एवं पवित्र जनों को उपहार व दान देने के लिए प्रसिद्ध थी? तो कौन से सुल्तान की माता जो विद्वानों और पवित्र जनों को उपहार व दान देने के लिए प्रसिद्ध थी? तो वह थे रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता। शाह तुर्कान रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता थी। फिरोज शाह की माता का नाम क्या था? शाह तुर्कान, जो विद्वानों तथा पवित्र जनों को बड़े बड़े दान देती थी, लेकिन यह बड़ी षड्यंत्रकारी महिला थी। यह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला थी जिसने शासन को नियंत्रित करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगोल आक्रमणकारी अब्दुल्ला खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किस शासक के शासनकाल में आया था? तो जो मंगोल आक्रमणकारी अब्दुल खां यह भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर जो आया था, यह आया था अलाउद्दीन खिलजी के काल में, सॉरी जलालुद्दीन खिलजी के काल में। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 1292 में जलालुद्दीन खिलजी के समय मंगोल अब्दुल्ला खान ने पंजाब पर आक्रमण किया। यह हलाकू का पौत्र था। जलालुद्दीन खिलजी ने अब्दुल्ला से भेंट की और उसे पुत्र कहकर संबोधित किया। जलालुद्दीन खिलजी के समय चंगेज खान के वंशज उलुग खान ने 4000 मंगोलों के साथ इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, जो नवीन मुसलमान कहलाए और दिल्ली के निकट ही बस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, वह थे फिरोज शाह तुगलक। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। भारत में सर्वप्रथम 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध सिंध के देवल में जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। कश्मीर के शासक जैनुल आबादीन अपने राज्य में जजिया का निषेध किया तथा औरंगजेब ने 1779 में जजिया कर लगाया था, जिसे 1712 में वजीर जुल्फिकार और असद खां के कहने पर जहांगीर शाह ने समाप्त कर दिया था, लेकिन 1713 ईस्वी में अगले ही वर्ष फर्रुखशेर ने वापस लगा दिया, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में सदा के लिए स्वयं जय सिंह के राजा जय सिंह के कहने पर सदा के लिए समाप्त किया था 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम मदरसा स्थापित किया था? तो सर्वप्रथम मदरसा स्थापित करने वाले दिल्ली के शासक कौन थे? तो वह थे इल्तुतमिश। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। सुल्तानगंडी का मकबरा इल्तुतमिश द्वारा अपने पुत्र की याद में बनवाया गया था तथा यह भारत में निर्मित पहला मुस्लिम मकबरा था। इनके द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया गया था। हालांकि यह उस समय 4 मंजिला थी। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा
मुहम्मद गोरी के नाम से करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लुग खानी तथा राजवाई नहरों का निर्माण दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने करवाया था? तो उल्लुग खानी तथा राजवाई नहरों का जो निर्माण करवाया था, यह करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। हेनरी एलियट ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा। दिल्ली सल्तनत में गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया, लेकिन नहरों का व्यापक निर्माण करवाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। इसने सिंचाई के लिए प्रमुख रूप से उलुग खानी तथा राजवाई नहरों का निर्माण करवाया था, जिसे आज का पूरा हरियाणा सिंचित होता है। फिरोज शाह तुगलक ने रोगियों की चिकित्सा के लिए दारुल सफा अर्थात चिकित्सालय का निर्माण करवाया था। दीवान ए खैरात विभाग के तहत फिरोज शाह तुगलक ने विवाह विभाग की स्थापना की। इसमें गरीब मुस्लिम कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगार व्यक्तियों को काम देने के लिए दिल्ली में एक रोजगार दफ्तर खुलवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने 24 प्रकार की कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और केवल जजिया, जकात, खिराज और खम्स नामक कर लगाई, और यह सिंचाई कर लगाने वाला पहला शासक था जिसे हब ए सर्ब कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौनपुर का दिल्ली सल्तनत में विलय किस सुल्तान ने किया था? तो जौनपुर का जो दिल्ली सल्तनत में विलय किया था, यह किया था सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी। 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। बहलोल लोदी की सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर विजय थी। इसने इसे 1484 ईस्वी में अंतिम सरकी सुल्तान हुसैन शाह सरकी से जीत लिया था। जौनपुर का दिल्ली सल्तनत में विलय जो है सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। इस समय जौनपुर का शासक बारबक शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में फाजिल का अर्थ क्या था? तो फाजिल का अर्थ था इक्तादारों तथा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। तो इक्तादारों के द्वारा जो सरकारी खजानों में अधिशेष राशि जो जमा की जाती थी उसे फाजिल कहा जाता था। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन इतलाक क्या है? तो सल्तनत कालीन जो इतलाक है, इतलाक कहा गया है शाही घुड़सवारों को धनादेश पत्र। शाही घुड़सवारों के धनादेश पत्र को जो इतलाक कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने इतलाकनामा का प्रचलन किया जो लगान से वेतन प्राप्त करने का नियुक्ति पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने हिंदू राजस्व संग्रहित अधिकारियों के विशेषाधिकार छीन लिए थे? तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने हिंदू राजस्व संग्रहित अधिकारियों के विशेषाधिकार छीन लिए थे? तो वह शासक था अलाउद्दीन खिलजी। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद मुकदम चौधरी जो पैतृक आधार पर लगान अधिकारी थे और सभी हिंदू थे से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया तथा उनसे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलम खाना किस कारखाने से संबंधित है? तो आलम खाना है जो पताकाओं से संबंधित है। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। फिरोज शाह तुगलक ने कारखानों पर विशेष ध्यान दिया था। इसके समय कारखानों की संख्या 36 थी। अफीक ने राजकीय कारखानों को 2 भागों में बांटा था, रातिबी और गैर रातिबी। रातिबी कारखाने वे थे जिसमें कार्य करने वाले को निश्चित वेतन प्राप्त होता था। इस प्रकार के कारखानों में पील खाना, पायगाह, सूत्र खाना तथा आबदार खाना प्रमुख था। गैर रातिबी कारखानों में जमादार खान, शाही वस्त्र, आलम खाना जिस जो पताकाओं से संबंधित, फराज खाना जो कालीनों से संबंधित और रिकाब खाना था जो घोड़ों से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित है और कौन सा असुमेलित है। सबसे पहला आता है कि बरीद। बरीद जो है ये राजस्व अधिकारी नहीं बल्कि एक गुप्तचर होता था। तो बरीद जो गुप्तचर था। दूसरा है हाजिब। हाजिब जो दरबारी शिष्टाचार था उसे हाजिब। 2 नंबर सही है। तीसरा है वकील दर। वकील दर जो ये घरेलू विभाग का प्रमुख होता था, ये गुप्तचर नहीं था, तो तीसरा भी गलत है। और चौथा है वजीर। वजीर है जो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, ना कि सेना का प्रमुख। तो चौथा भी गलत है। इसमें सुमेलित पूछा तो 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। बरीद बरीद जो गुप्तचर होता था
वकील दर घरेलू विभाग का प्रमुख और वजीर जो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिदमती कर किससे लिया जाता था? तो खिदमती कर है जो पराजित हिंदू शासकों से लिया जाने वाला कर था। एक नंबर ऑप्शन खिदमती जो पराजित हिंदू शासकों से लिया जाने वाला कर था। प्रमुख शब्दावलियां मध्यकालीन भारत से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं। सबसे पहला खिदमती है जो प्राचीन हिंदू शासकों से लिया जाने वाला कर था। खानजादा वे अमीर जिनके पूर्वज एक पीढ़ी से अधिक मुगल सेवा में रहे। इमलाक या खालिसा सुल्तान की निजी आय थी। जवाबित जवाबित जो राज्य द्वारा निर्मित कानून था। तुमन 10,000 की सैन्य टुकड़ियां। दस्तार दस्तार या बंधन उलेमा और हक बे सर्ब जो एक सिंचाई कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खम्स का क्या अर्थ है? तो खम्स जो है ये युद्ध में लूटा गया जो धन होता था उसे खम्स कहा जाता था। जजिया यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला वैयक्तिक कर था। तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर जजिया। जकात है जो मुसलमानों द्वारा अपने संपत्ति का कुछ हिस्सा दान करना जकात कहलाता था। खम्स जो लूट में प्राप्त धन खम्स कहलाता था। उसर यह एक प्रकार का कृषि कर था। यह एक प्रकार का कृषि कर था जो मुसलमानों से लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सल्तनत काल एक सुल्तान ने भू राजस्व को बढ़ाकर उपज का आधा कर दिया? तो कौन से सल्तनत काल एक सुल्तान थे जिन्होंने भू राजस्व को बढ़ाकर उपज का आधा कर दिया? तो वह सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। 2 नंबर ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व तथा लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था और इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने लगान के रूप में पैदावार आधा भाग निश्चित किया। अलाउद्दीन पहला पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश करवाकर लगान लेना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में सर्वोच्च सैन्य अधिकारी कौन होता था? तो सल्तनत काल में जो सर्वोच्च सैन्य अधिकारी होता था उसे खान कहा जाता था। 3 नंबर ऑप्शन एक खान के अधिकार में 1 लाख घुड़सवार होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक का वजीर तेलंगाना का एक ब्राह्मण था जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इस्लाम धर्म ग्रहण करने से पूर्व उसका नाम कुकनू या फूल था। इस्लाम ग्रहण करने के बाद उसका क्या नाम था? तो इस्लाम ग्रहण करने के बाद उसका जो नाम था वह था मलिक मकबूल। मलिक मकबूल 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। फिरोज शाह तुगलक ने मलिक मकबूल को खान जहां की पदवी देकर अपना वजीर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने यज्ञ सिक्के चलाए तथा उन सिक्कों पर सिकंदर द्वितीय की उपाधि अंकित करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा शुरू करने का प्रयोग मुख्य रूप से किसके कारण असफल हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सांकेतिक मुद्रा शुरू की थी यह जो उसका प्रयोग है ये असफल क्यों हुआ? तो यह असफल हुआ था इसका सबसे मुख्य कारण यह था कि नकली सिक्कों की बड़े पैमाने पर ढलाई की जाने लगी। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया लेकिन उनकी यह योजना भी असफल हो गई क्योंकि जैसा कि बर्नी ने लिखा है कि यहाँ का प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? तो किले की सेना के खर्च के लिए जो भूमि निर्धारित की जाती थी उस भूमि को मफरूज कहा जाता था। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने किले बनाने पर ध्यान दिया तथा सर्वप्रथम बलबन ने उत्तर पश्चिमी सीमा पर किलेबंदी की थी। किले का सर्वोच्च अधिकारी किले का सेनापति कोतवाल होता था। मफरूज वह जमीन का टुकड़ा था जिसका खर्च किले की सेना के लिए आरक्षित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोकानी नामक नया सिक्का चलवाया था। तो दोकानी नामक जो नया सिक्का चलाया था यह चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोकानी या चांदी का सवाई टंका मोहम्मद तुगलक ने चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने की दिनार तथा चांदी का अदली नामक सिक्का भी चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में उलुक तथा दावा व्यवस्था का संबंध किस विभाग से था? तो सल्तनत काल में जो उलुक और दावा व्यवस्था का जो संबंध है यह था डाक विभाग से संबंधित। तो डाक विभाग है जो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। इब्न बतूता भारत की डाक व्यवस्था के लिए काफी प्रभावित था और 2 प्रकार की डाक का वर्णन करता है।
उलूक अर्थात घोड़ों वाली पोस्ट और दावा अर्थात पैदल यात्रा वाली पोस्ट। मुगल काल में डाक व्यवस्था की शुरुआत शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को संगठित करने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। आधुनिक काल में पोस्ट ऑफिस एक्ट की शुरुआत गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। वैश्विक इतिहास में डाक व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए ट्रेवलियन ने कहा है कि ग्रीनविले ने अमेरिका को खो दिया क्योंकि अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी का क्या नाम था? तो दिल्ली में जो अलाउद्दीन खिलजी की जो राजधानी थी उसे सीरी नाम से जाना जाता था। सीरी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में करवाया था। दिल्ली के 7 नगरों में से दूसरा था। उसने वहां यहाँ वर्ताकार अलाई किला कुश के सीरी बनवाया था तथा तारगी के आक्रमण के बाद इसको राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया? तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया? तो यह बनाया था इल्तुतमिश ने। 4 नंबर ऑप्शन। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने नियमित मुद्रा जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कब की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी यह की थी 1327 में। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में मोहम्मद बिन तुगलक की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहली थी देवगिरी को राजधानी बनाना जो 1327 में, सांकेतिक मुद्रा जारी करना 1329-30, खुरासान अभियान जो 1334, कराची अभियान जो 1334 और दोआब में कर वर्दी जो 1335 ईस्वी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में कुफी क्या था? तो सल्तनत काल में कुफी है जो कुरान संबंधित सुलेख था जिसे कुफी कहा गया। कुरान की आयतें भवनों पर सीधी सौम्य भाषा के रूप में उत्कीर्ण की यह लिपि कुफी कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन प्रथम सुल्तान कौन था जिसने सबसे पहले वसीयत या वसीयत घोषित की थी? तो सल्तनत काल का पहला सुल्तान जिसने सबसे पहले वसीयत की घोषणा की थी तो वह सुल्तान था बलबन। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। सुल्तान बलबन की वसया या वसीयत बर्नी के द्वारा संकलित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर ए सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो अमीर ए सादा की नियुक्ति करने वाला जो प्रथम सुल्तान था वह था मोहम्मद बिन तुगलक। अमीरान ए सादा विदेशी अमीर सरदार थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको सर्वप्रथम राजस्व संग्रहकर्ता और सैन्य अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में किसने सैनिकों के पदों को वंशानुगत किया? तो सैनिकों के पदों को वंशानुगत करने वाला दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था, जो शासक था, वह था फिरोज शाह तुगलक। 3 नंबर ऑप्शन। फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य व्यवस्था को वंशानुगत किया था। तो इसी के साथ ही दिल्ली सल्तनत की क्लास आज यहीं पर समाप्त होती है। कल की क्लास में हम देखेंगे मध्यकालीन भारत को जानने के स्रोत और इसके साथ ही भक्ति आंदोलन और सूफीवाद का विकास है। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।